हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जे के सीबीटी 2 का शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का, और ये एग्ज़ाम हुआ था 22 अप्रैल 2025 में मॉर्निंग शिफ्ट में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री फैब्रिकेशन टेक्निक इज़ यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन? फर्स्ट, पैनलाइज्ड कंस्ट्रक्शन; सेकेंड, प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन; थर्ड, फॉर्मवर्क प्री कंस्ट्रक्शन; फोर्थ, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में। कौन सा प्री फैब्रिकेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में? सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन। ये जो मेथड है ये जनरली प्री फैब्रिकेशन के साथ साथ ब्रिज में यूज़ किया जाता है, और ये जो पैनलाइज्ड कंस्ट्रक्शन और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है ये जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये भी पहले से ही फैक्ट्री में बना ली जाते हैं। प्री फैब्रिकेशन टेक्निक यानी कि कौन से ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें हम सेगमेंट्स को पहले से फैक्ट्री में बना लेते हैं, उसके बाद उसको फैब्रिकेट करते हैं साइट में। और जो थर्ड है फॉर्मवर्क प्री कंस्ट्रक्शन, ये ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्शन है जिसमें फॉर्मवर्क नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of window consists of two sashes sliding vertically? First, casement window; second, sliding window; third, double hung window; fourth, fixed window. So इसका करेक्ट आंसर है C, डबल हंग विंडो। इसमें पूछ रहा है कि कौन से विंडो में टू सैशेस होते हैं जो कि वर्टिकली स्लाइड करते हैं। सो पहली चीज़, स्लैशेस क्या होता है? ये ऐसा सेगमेंट होता है जो ग्लास को कैरी करता है। सो जब दो सैशेस होंगे वर्टिकली स्लाइडिंग के लिए, वो होता है डबल हंग विंडो, और जो नॉर्मल होता है हॉरिजॉन्टली वो होता है केसमेंट विंडो। फिक्स्ड विंडो में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइमंस रेन गेज द कलेक्टेड रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग फर्स्ट अ डिजिटल डिस्प्ले, सेकेंड अ रोटेटिंग ड्रम, थर्ड अ ग्रेजुएटेड स्केल, फोर अ प्रेशर सेंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अ ग्रेजुएटेड स्केल। साइमंस रेन गेज के नीचे एक सिलेंड्रिकल का ग्रेजुएटेड स्केल होता है जिसमें यहाँ पे लाइनिंग्स होती है फॉर मेजरिंग द रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन अनसिमेट्रिकल एंगल सेक्शन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया पास थ्रू विच पॉइंट? अगर हमारे पास एंगल सेक्शन है अनसिमेट्रिकल तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया कहाँ से पास की जाएगी? सो फर्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द शॉर्टर लेग; second, the intersection of the legs; third, centroid of the section; fourth, midpoint of the longer leg. So इसका करेक्ट आंसर है centroid of the section। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस हम पास कराते हैं अनसिमेट्रिकल में तो कहाँ से पास करती है? उसके सेंट्रॉइड से। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एडेड इन एनालिसिस ऑफ रेट्स इज फर्स्ट 20% ऑफ द टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, second 20% of the total material cost, third 10% of the total material cost, fourth 10% of total material and labor cost. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10% of the total project cost, यानी कि 10% of total material cost और labor cost। जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो 10 to 15% के रेंज में होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के। सो प्रोजेक्ट कॉस्ट किसके इक्वल होता है? मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर क्यूबिक मीटर रेट्स आर 3000 पर क्यूबिक मीटर फॉर स्टोन बैलास्ट, 2000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर फॉर कोर्स सैंड, एंड 10,000 फॉर सीमेंट। For production of 10 meter cube of 1:3:6 cement concrete, the cost will be to nearest 1000। अगर हमको 10 मीटर क्यूब का सीमेंट कॉन्क्रीट बनाना है तो उसका कितना खर्चा आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रेट्स? सीमेंट, सैंड और बालास्ट यानी कि एग्रीगेट का रेट गिवन है। हमारे पास गिवन है 1:3:6 का मिक्सचर है। हमको कंस्ट्रक्ट करना है 10 मीटर क्यूब का सीमेंट कॉन्क्रीट, और रेट्स गिवन है 10,000 सीमेंट का रेट है 10,000, सेकेंड जो होता है वो सैंड होता है, इसका रेट है 2,000, और जो बैलास्ट यानी कि स्टोन, इसका रेट गिवन है 3,000। सो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कितने क्वांटिटीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी? सो मटेरियल क्वांटिटी फॉर
10 मीटर क्यूब। उसके बाद हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट रेट के हिसाब से। सो सबसे पहले जो सीमेंट है उसकी हमको कितनी ज़रूरत पड़ेगी। सो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 + 3 + 6, ये हो गए 10 पार्ट्स। सो सीमेंट कितना ज़रूरत पड़ेगा, 1/10 इनटू जो ड्राई वॉल्यूम होती है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ड्राई वॉल्यूम है वो 54% होती है वेट वॉल्यूम के, मतलब कि जो ड्राई वॉल्यूम होती है वो 1.4 टाइम्स होती है वेट वॉल्यूम के। सो यहाँ पे गिवन है हमारे पास वेट वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। सो ये हो जाएगा 15.4 मीटर क्यूब। सो ड्राई वॉल्यूम कितनी हो गई, 15.4। सो हम डिफरेंट मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राई वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा सीमेंट 1/10 ऑफ टोटल कितना क्वांटिटी है, 15.4। ये हो जाएगा सीमेंट 1.54 मीटर क्यूब। इतनी सीमेंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सैंड। कितने सैंड की ज़रूरत, सैंड का हिस्सा कितना है, 3। टोटल पार्ट्स कितने हमारे पास, 10। सो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 15.4, ये आ जाएगा 4.62 मीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टोन यानी कि एग्रीगेट। एग्रीगेट कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट आउट ऑफ टोटल 10 पार्ट्स। और ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या है, 15.4। सो ये आ जाएगा 9.24 मीटर क्यूब। सो हमको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इतने मीटर क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। सो कॉस्ट हम फाइंड कर लेंगे सबका सेपरेटली, फिर सबको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो सीमेंट का रेट क्या है, 10,000 पर 1 मीटर क्यूब के लिए। सो 1.54 मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, इतना। नेक्स्ट सैंड का रेट क्या है, 2000। सो 4.62 मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, 4.62 इंटू 2000 प्लस। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट का रेट क्या है, 3000। सो ये हो जाएगा 3000 इंटू 9.24। सो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 52,360 रुपीज़। सो ये किससे नियरेस्ट है, ऑप्शन नंबर 1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 51,000। क्वेश्चन में गिवन है टू नियरेस्ट 1000 में हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो 51,000 इज द नियरेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड गेजेस यूज्ड इन इंडियन रेलवेज फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। सो ब्रॉड गेज ट्रैक का डिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट 1220 mm, सेकेंड 1435 mm, थर्ड 1000 mm, फोर्थ 1676 mm। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1676 mm। सो जो ब्रॉड गेज की लेंथ होती है 1.676 मीटर, और अगर स्टैंडर्ड गेज की बात करेंगे सो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1435 mm, और मीटर गेज की लेंथ होती है 1 मीटर यानी कि 1000 mm। ब्रॉड गेज की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गेज क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है रेलवे ट्रैक्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग और ड्राइंग एरिया इन द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज फर्स्ट मॉडल स्पेस, सेकेंड लेआउट स्पेस, थर्ड स्क्रीन स्पेस, फोर्थ पेपर स्पेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉडल स्पेस। जो वर्किंग और ड्राइंग एरिया होता है ऑटोकैड में वो मॉडल स्पेस होता है जहाँ पे हम वर्क करते हैं और ड्रॉ करते हैं, और पेपर और लेआउट स्पेस ये सेम ही होता है। ये वो स्पेस होता है जब हम पेपर में डिज़ाइन को प्रिंट आउट करेंगे और टाइटल डालेंगे तो क्या स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। और जो थर्ड है स्क्रीन स्पेस, ये वो स्पेस होता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर में विजिबल होता है। मींस कंप्यूटर स्पेस जो कि स्क्रीन की स्पेस होती है जिसमें हम वर्क करते हैं वो होता है स्क्रीन स्पेस। इसका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के वर्किंग एरिया से कोई रिलेशन नहीं है। तो मॉडल स्पेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, फर्स्ट kg पर मीटर क्यूब, सेकेंड मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, थर्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्थ मीटर क्यूब पर kg। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीटर क्यूब पर kg। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1/डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो ऑक्यूपाई की जाती है यूनिट मास से।
तो ये हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर दैन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी indicated by the infiltration capacity curve, the excess water contributes to first groundwater recharge, second evapotranspiration, third surface runoff, fourth evaporation। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरफेस रन ऑफ। जब रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, सो जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या होने लगता है, रन ऑफ के थ्रू बहने लगता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरफेस रन ऑफ। जब भी पानी ग्राउंड में पानी ज़्यादा हो जाएगा उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा, मतलब कि उसके इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा, तो जो एक्सेस वाटर है वो एज अ रन ऑफ फ्लो करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पेंट कोट ऑन अ न्यू सरफेस दैट फिल्स द पोर्स एंड फैसिलिटेट्स एडिशन ऑफ सब्सिक्वेंट पेंट कोट्स टू अ सरफेस इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट पुट्टी कोट, सेकेंड फिनिशिंग कोट, थर्ड अंडर कोट, फोर्थ प्राइमिंग कोट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्राइमिंग कोट। सबसे पहला जो कोट किया जाता है एक नए सरफेस में ताकि वो पोर्स को फिल कर सके और उसके बाद की जो पेंटिंग कोटिंग हो पाए वो प्राइमिंग कोट होता है। उसके बाद हम सेकेंड कोट करते हैं जो कि फ्लोटिंग कोट होता है। लास्ट में हम पेंटिंग कोट करते हैं जो कि फिनिशिंग कोट होता है। फाइनल फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, slate and laterite are examples of dash. First argillaceous rock, second siliceous rock, third calcareous rock, fourth argillaceous and calcareous rock respectively. So slate और laterite किसके एग्जाम्पल है, argillaceous rock के। So 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, while painting new woodwork, the process of filling up of nail holes, dents and cracks with putty is known as dash. First caulking, सेकेंड ब्लॉकिंग, थर्ड स्टॉपिंग, फोर नॉटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्टॉपिंग। जब भी हम पेंटिंग करते हैं कोई भी नए सरफेस में, सो जो हम वॉइड्स और होल्स को फिल करते हैं, क्रैक्स को, उस टर्म को बोला जाता है स्टॉपिंग। सो आपने देखा होगा टाइल्स के यहाँ चारों तरफ जब हम फिलिंग करते हैं सो उसको क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग। पुट्टी से हम उसको फिल करते हैं। Next question, which one of the following document will include name of authorities inviting tender, name of work and its location, time of completion, date, time and place of tender? First tender notice, second tender opening form, third muster roll, fourth contract document. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टेंडर नोटिस और नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। इसमें सब डिटेल्स गिवन होती है कि कौन सी अथॉरिटी ने टेंडर को इनवाइट किया है, नेम ऑफ वर्क क्या है, उसका लोकेशन क्या है, इसको कब कंप्लीट करना है, किस डेट और किस टाइम और कहाँ का ये टेंडर है। सो ये सब गिवन होता है टेंडर नोटिस में, यानी कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में। और मस्टर रोल तो अटेंडेंस शीट होता है लेबर्स का जो कि वर्क एरिया में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर फिलिंग इन क्रैक्स, गैप्स, कैविटीज एसेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग एंड वाटर प्रूफिंग। फर्स्ट क्यूरिंग, सेकेंड रैम्पिंग, थर्ड ग्राउटिंग, फोर्थ टैम्पिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्राउटिंग। ग्राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रैक्स और गैप्स को फिल करते हैं, रिपेयर करते हैं। क्यूरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम पानी डालते हैं कंस्ट्रक्शन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। टैम्पिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम टैम्पिंग करते हैं, ब्लोस अप्लाई करते हैं ताकि सॉइल कॉम्पैक्ट हो पाए। और रैमिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेट प्रेशर से मटेरियल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ सरफेस इन ऑटोडेस्क सिविल 3D? फर्स्ट डिफाइन सरफेस, सेकेंड सरफेस क्रिएट, थर्ड क्रिएट सरफेस, फोर्थ सरफेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। सो कौन सा कमांड यूज किया जाता है एक सरफेस को बनाने के लिए ऑटोडेस्क 3D में? सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रिएट सरफेस। क्रिएट सरफेस कमांड से हम एक सरफेस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ हेयरलाइन क्रैक्स ऑन अ प्लास्टर्ड सरफेस इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट स्प्लिटिंग, सेकेंड ब्लिस्टरिंग, थर्ड क्रेजिंग, फोर्थ क्रैकिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रेजिंग। जब हेयरलाइन क्रैक्स फॉर्म्ड होते हैं किसी भी प्लास्टर सरफेस में उसको क्रेजिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मस्ट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन अ डबली रेनफोर्स्ड बीम बी एनक्लोज्ड बाय स्टिरअप?
डबल रेनफोर्स्ड बीम में हम स्टिरअप्स क्यों एनक्लोज करते हैं? फर्स्ट, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन कंप्रेशन. सेकेंड, टू इंक्रीज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द बीम. थर्ड, टू प्रिवेंट बकलिंग एंड इम्प्रूव डक्टिलिटी by confining the concrete. Fourth, to provide additional strength to the tension reinforcement. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, to prevent buckling and improve ductility by confining the concrete. देखो डबली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है, दोनों साइड में रेनफोर्समेंट होता है स्टील से, सो ताकि बकल नहीं हो पाए स्टील, इसीलिए हम स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं. और इसकी डक्टिलिटी मीन्स ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कंक्रीट के हम स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रॉपर होल्डिंग हो पाए स्टील और कंक्रीट की, इसीलिए हम डबली रेनफोर्स्ड बीम में एनक्लोज्ड करते हैं स्टिरअप्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल ग्राउटिंग? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल ग्राउटिंग? फर्स्ट, can be employed to treat very fine fractures in moist environment. Second, can be used to treat narrow concrete cracks. Third, the chemicals react with water to form gel or solid precipitate. Fourth, does not require a high level of skill for application. So chemical grouting में क्या करते हैं, हम chemicals को use करके cracks को fill करते हैं. So ये कब यूज़ किया जाता है, फाइन फ्रैक्चर्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है. ये कब हम यूज़ करते हैं, नैरो कंक्रीट क्रैक्स के लिए, ये भी सही है. थर्ड, केमिकल्स रिएक्ट विथ वाटर, केमिकल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो जेल और सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये भी सही है. लास्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इसमें स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो ये गलत स्टेटमेंट है. इसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कहाँ पे कौन सा केमिकल यूज़ करना है, ये स्किल और कितने अमाउंट में यूज़ करना है, ये इसमें एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. सो ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है. Does not require a high level of skill for application. Next question, restricting the height of masonry constructed per day is a remedial measure to prevent first, unequal settlement of masonry. Second, lateral pressure on the walls. Third, unequal settlement of subsoil. Fourth, lateral movement of subsoil. सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हम एक दिन में एक लिमिट तक ही हाइट का कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्यों? ताकि जो मेसनरी है वो सेटल नहीं हो जाए. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मेसनरी. अगर हम ज़्यादा बड़ी हाइट का एक दिन में कंस्ट्रक्शन कर देंगे सो वो पूरा मेसनरी का जो स्ट्रक्चर है वो डह सकता है, मीन्स सेटलमेंट हो सकता है. सो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक लिमिटेड अमाउंट की हाइट का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं पर डे. Next question, what is a good practice to follow when mixing concrete in hot weather? First, add large amount of fine aggregate to the mix. Second, use warm water for mixing. Third, add large amount of cement to the mix. Fourth, use cold water to reduce the temperature of the mix. कौन सी प्रैक्टिस हमको यूज़ करनी चाहिए जब हम मिक्स करें कंक्रीट को गर्म जगह पे, हॉट वेदर में? हॉट वेदर में क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा कंक्रीट का, इसीलिए उसको स्लो करने के लिए हम कोल्ड वाटर को यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए और कंक्रीट जल्दी से हाइड्रेट नहीं हो, ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए. जल्दी अगर कंक्रीट जल्दी हाइड्रेट हो जाएगा सो उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा. हाइड्रेट अगर क्विकली होगा सो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. इसीलिए स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम हॉट वेदर में कोल्ड वाटर को ऐड कर देंगे ताकि टेम्परेचर जो है वो मिक्स का रिड्यूस हो जाए और फाइनल स्ट्रेंथ अचीव हो पाए. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IAS 2296/1982 water is classified into 5 categories. Which one of the following does category E represent? First, surface water for irrigation. Second, surface water for aquaculture. Third, surface water for drinking. Fourth, surface water for outdoor bathing. So according to IAS 2296/1982 वाटर जब 5 क्लास में क्लासीफाइड होता है सो उसमें जो E क्लास होती है ये रिप्रेजेंट करती है सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन. ये इरिगेशन के लिए होती है, इंडस्ट्रियल कूलिंग. और जो ए होता है, इस ए जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के लिए जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते लेकिन सिर्फ डिसइंफेक्शन देते हैं, इसमें डिसइंफेक्शन होता है.
जो बी क्लास होती है वो आउटडोर बाथिंग के लिए होती है। जो क्लास सी होता है वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स होता है, जिसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं और फिर डिसइंफेक्शन भी देते हैं। और जो क्लास डी होती है ये फिश कल्चर के लिए रहता है और वाइल्ड लाइफ प्रोपगेशन के लिए। सो इसमें जो क्लास ई होती है वो इरिगेशन के लिए होती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ शोरिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट अनसेफ वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स रिपेयर? फर्स्ट कैंटिलीवर शोरिंग, सेकेंड डेड शोरिंग, थर्ड रेकिंग शोरिंग, फोर्थ फ्लाइंग शोरिंग। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेकिंग शोरिंग। जब भी अनसेफ वॉल को सपोर्ट करना रहता है तब हम रेकिंग शोरिंग को यूज़ करते हैं। शोरिंग क्या होता है? शोरिंग एक ऐसा कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसमें हम टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाए। और ये कब बनाया जाता है? जनरली एक्सकवेशन, जब हमको एक्सकवेशन करना है या डिमोलिश करना है या रिपेयर करना है। इसको हम प्रॉप्स भी बोलते हैं, PROPS। ये कोलैप्स को प्रिवेंट करता है और सेफ्टी को इंश्योर करता है जो वहाँ पे काम करते हैं। शोरिंग वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और किसी भी एंगल में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। सो कैंटिलीवर शोरिंग किस टाइप की होती है? इस तरीके से, यह आपका जो वॉल है इस तरीके से जब शोरिंग होती है ये कैंटिलीवर होती है। सेकेंड है डेड शोरिंग। ये अगर वॉल है सो नीचे हमको देना रहता है सपोर्ट, तो ये होता है डेड शोरिंग। रेकिंग शोरिंग में क्या होता है? ये वॉल है सो इस तरीके से जब हम हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट देते हैं, अनसेफ वॉल को सपोर्ट करते हैं, ये कहलाता है रेकिंग शोरिंग। फ्लाइंग शोरिंग क्या होता है? जब हम बीच में शोरिंग करते हैं, दो यहाँ पे हमारे वॉल्स हैं, इनके बीच में जब हमको सपोर्ट देना रहता है वो होता है फ्लाइंग शोरिंग। सो अनसेफ वॉल के लिए यूज किया जाता है रेकिंग शोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 10 मीटर कैरीज अ UDL ऑफ 5 kilonewton per meter over its entire span. What is the reaction force at each support? ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये UDL कैरी कर रहा है। UDL है आपका 5 kilonewton per meter का। हमको पूछा है कि रिएक्शन क्या होंगे सपोर्ट में। सो हम इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लेंगे। दिस रिएक्शन मीन्स RA प्लस RB किसके इक्वल हो जाएगा? UDL है तो ये अपवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? डाउनवर्ड के। डाउनवर्ड रिएक्शन कितना है? UDL है 5 का, लेंथ कितने में है? 10 मीटर में। सो RA प्लस RB हो जाएगा 50 kilonewton का। अब हम मोमेंट अबाउट A0 कर लेंगे। सो मोमेंट अबाउट A0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? RB इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5। ये टोटल लोड हो गया। कितने पे एक्ट करेगा इसका सेंट्रॉइड? 5 डिस्टेंस पे। सो यहाँ से RB आ जाएगा 25 kilonewton। सो RA क्या हो जाएगा? 25 kilonewton। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 25 kilonewton दोनों तरफ से रिएक्शन एक्ट करेगा। इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये सिमेट्रिकल बीम है, UDL पूरे लेंथ में एक्ट कर रहा है, 50 kilonewton का लोड एक्ट कर रहा है। सो दोनों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो कि 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस IRC 73 1980 in the calculation of overtaking side distance OSD, the reaction time T of the driver is assumed to be first 1 second, second 3 second, third 5 second, fourth 2 second. So OSD में reaction time T कितना लिया जाता है? 2 second. So option 4 is the correct answer. और अगर SSD के लिए पूछता है रिएक्शन टाइम कितना लिया जाता है, सो वो होता है 2.5 सेकेंड। हमको OSD का पूछा है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर वेल पॉइंट सिस्टम? फर्स्ट रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेकेंड जेट पंप, थर्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप, फोर्थ सम्प पंप। सो वेल पॉइंट सिस्टम के लिए क्या एसेंशियल होगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग क्रैक शोन इन फिगर इज अ डैश क्रैक। फर्स्ट टूथ, सेकेंड वर्टिकल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ हॉरिजॉन्टल। सो इसका करेक्ट आंसर है डायगोनल। ये कौन सा क्रैक है? डायगोनल क्रैक। ये जनरली ब्रिक वॉल्स में दिखता है। अगर ब्रिक वॉल है आपके पास सो इस तरीके से क्या होता है? क्रैक्स हो जाते हैं। सो ये कहलाता है डायगोनल क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर हैज 2 वर्टिकल पॉइंट लोड्स 10 kilonewton at 2 meter from the left support,
10 kilonewton at 6 meter from the left support. Using the graphical method, what is the approximate reaction at the left support RA? So हमारे पास गिवन है एक सिंपली सपोर्टेड बीम, 8 मीटर की ये बीम है, दो वर्टिकल पॉइंट लोड्स एक्ट कर रहे हैं। एक है 10 किलोन्यूटन का जो कि 2 मीटर है लेफ्ट सपोर्ट से, और सेकेंड है 10 किलोन्यूटन का जो कि 6 मीटर है लेफ्ट से। मीन्स 2 ये हो गया तो 4 ये हो गया। हमको पूछा है कि रिएक्शन कितना होगा RA में। सो फर्स्टली ये तो एक सिमेट्रिकल बीम है, सो रिएक्शंस इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये 8 मीटर की लेंथ है, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये 6 + 2 8, तो ये सिमेट्रिकल बीम हो गई। लोडिंग इस साइड इक्वल है, इस साइड इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है। सो जब भी सिमेट्रिकल बीम होती है तो रिएक्शंस दोनों साइड इक्वल होते हैं। मीन्स 10 20 का लोड है, सो यहाँ पे भी 10 होगा रिएक्शन, यहाँ पे भी 10 होगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 किलोन्यूटन। आप इसको इक्विलिब्रियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो RA + RB हो जाएगा, या B ले लीजिए, इसको A ले लीजिए। सो 10 + 10 20। अब मोमेंट अबाउट A0 ले लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट A0। सो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल हो जाएंगे। सो RB इंटू टोटल लेंथ 8 है, किसके इक्वल हो जाएगा, 10 × 6 प्लस ये वाला 10 इंटू 2। सो यहाँ से RB आ जाएगा 60 + 20 80/8 विच इज़ 10 किलोन्यूटन। सो RA यहाँ से आ जाएगा 20 - 10, सो 10 किलोन्यूटन। सो इक्विलिब्रियम से भी ये 10 आएगा, सिमेट्री से भी 10 आएगा। सो 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच अ हाइड्रोलिक पंप मूव्स फ्लूइड? फर्स्ट, बाय जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू अट्रैक्ट द फ्लूइड। Second, by using thermal expansion of the fluid. Third, by creating a vacuum to draw fluid in and then pressurizing it. Fourth, by using gravity to push the fluid through the system. So correct answer है ऑप्शन नंबर 3, by creating a vacuum. सबसे पहले एक वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है ताकि उसके अंदर फ्लूइड आए और वो फ्लूइड प्रेशर से आगे बढ़ पाए। सो यही पर्पस होता है हाइड्रोलिक पंप का। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Next question, for a column subjected to bending and compression, the maximum slenderness ratio as per IS 800:2007 is. So maximum slenderness ratio, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है IS कोड से। सो ये होता है 180 कॉलम के लिए जब बेंडिंग और कंप्रेशन से सब्जेक्ट होता है। सो 180 मैक्सिमम परमिसेबल रहता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question, which type of excavation is used for laying large pipelines? First, muck excavation. Second, rock excavation. Third, trench excavation. Fourth, open excavation. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ट्रेंच एक्सकवेशन। जब हमको लार्ज पाइपलाइंस को ले करना रहता है तो हम ट्रेंच एक्सकवेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वॉल इज डिजाइन टू रेजिस्ट लैटरल फोर्सेस लाइक विंड और अर्थक्वेक? फर्स्ट, कैविटी वॉल। सेकेंड, पार्टीशन वॉल। थर्ड, लोड बियरिंग वॉल। फोर्थ, शेयर वॉल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शेयर वॉल। शेयर वॉल रेजिस्ट करती है लैटरल फोर्सेस को जो कि आते हैं विंड और अर्थक्वेक की वजह से। शेयर वॉल जनरली रेजिस्ट करती है शेयर को जो आते हैं विंड और अर्थक्वेक की वजह से। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Next question, for a built-up column with lacing, what percentage of the axial load is considered as the transverse shear force (VT) that the lacing system must resist? First, 1.5%, second 2.5%, third 2%, fourth 3%. So lacing system में जनरली जो हम लेसिंग देते हैं वो रेजिस्ट करती है shear force जो कि 2.5% तक होते हैं। सो 2.5% तक के शेयर फोर्स को लेसिंग सिस्टम रेजिस्ट करती है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट? फर्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। थर्ड, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। फोर्थ, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। सो हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो देखो, जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एन के। म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और एन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है।
सो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस, मीन्स आपका सरफेस कैसा है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर सरफेस रफ है सो फ्रिक्शन फोर्स उस अकॉर्डिंग वैरी करेगा, अगर सरफेस स्मूथ है सो फ्रिक्शन फोर्स अलग होगा। सो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, ये स्टेटमेंट गलत है। डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, गलत। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, सो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो ये स्टेटमेंट सही है। और काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, सो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two walls meet at right angles, which one of the following bond is generally used to maintain structural strength? First, Flemish bond, second, header bond, third, stretcher bond, fourth, English bond. जब दो वॉल्स राइट एंगल पे मीट करती हैं सो कौन सा बॉन्ड यूज किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए? सो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लिश बॉन्ड। जब हेडर्स और स्ट्रेचर्स आते हैं सो कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? वो है इंग्लिश बॉन्ड। So option 4 is the correct answer. Next question, the collar beam in a collar beam roof perform which one of the following function? First, it support the ridge beam. Second, it ties the wall plates together. Third, it prevents rafters from bending. So ये है आपका collar beam roof. इसमें ये जो होता है ये कॉलर होता है, कॉलर बीम। ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये जो राफ्टर्स हैं, ये राफ्टर्स होते हैं, ये बेंड नहीं हो। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट प्रिवेंट्स राफ्टर्स फ्रॉम बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई रेल ट्रांसपोर्ट इज प्रिफर्ड ओवर रोड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्क गुड्स मूवमेंट? रेल ट्रांसपोर्ट क्यों यूज किया जाता है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट? फर्स्ट, रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर मोर एनर्जी ड्यू टू हेवियर इंफ्रास्ट्रक्चर. Second, rail transport is only suitable for short distance bulk movement. Third, rail transport require less energy to haul a unit load over a unit distance. Fourth, rail transport is faster than road transport for all type of goods. So, rail transport क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि रेल में लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू द लोड। जितना हम लोड कैरी करते हैं किसी भी डिस्टेंस के लिए सो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम रहती है। सो ऑप्शन 3 जो है वो बेस्ट सुटेबल आंसर है, बाकी जो ऑप्शंस है वो सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर प्रूफिंग मेथड्स इज ऑफन यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस? फर्स्ट, रूट बैरियर्स. सेकेंड, कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन. थर्ड, मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग. फोर्थ, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग। मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग जो होती है वो एक्सटर्नल सरफेस के लिए यूज की जाती है। मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग में क्या होता है, एक इम्परमिएबल लेयर, यानी कि मेम्ब्रेन को हम सरफेस में अप्लाई करते हैं ताकि जो पानी है वो नहीं आ पाए, वाटर प्रूफ रहे। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग। ये क्या होता है, जब हम वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स को यूज़ करते हैं कंक्रीट में बैचिंग के टाइम, वो कहलाता है इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग। इसमें क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वाटर प्रूफ हो जाता है। ये यूज़ किया जाता है जनरली फाउंडेशन, टनल्स में, और जो मेम्ब्रेन होता है वो स्पेसिफिक सरफेस में अप्लाई किया जाता है। कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें हम 2 सेपरेट ब्रिक या वॉल्स को जिनमें आपस में गैप होता है उसको हम फिल करते हैं इंसुलेशन से, या एयर हम उसमें छोड़ देते हैं। ये प्रिवेंट करता है कि आउटर वॉल की जो मॉइस्चर है वो अंदर नहीं आ पाए। ये एज अ थर्मल इंसुलेशन बनाया जाता है। और रूट बैरियर्स क्या होते हैं, ये एक फिजिकली बैरियर क्रिएट किया जाता है जो कि प्लास्टिक हो सकता है या जियो टेक्सटाइल के शीट्स हो सकते हैं। ये ब्लॉक करते हैं प्लांट को या ट्री के रूट्स को ताकि वो पेनिट्रेट नहीं करे सरफेस पे। ये जनरली यूज़ किया जाता है प्लांटर्स में। सो जो एक्सटर्नल सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है वो है मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cracks in building due to atmospheric drying of moisture in building material causes. First, structural crack. Second, shrinkage crack. Third, thermal crack. Fourth, settlement crack. So कौन सा क्रैक होता है जब मॉइस्चर ड्राई हो जाता है बिल्डिंग मटेरियल में? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रिंकेज क्रैक। जब भी मॉइस्चर का ड्राई हो जाएगा तो वो कॉज करेगा श्रिंकेज क्रैक्स को। लॉस ऑफ मॉइस्चर से होता है श्रिंकेज क्रैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज मेजर्ड एट विच लेवल? फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर लेवल, सेकेंड टॉप ऑफ डैम प्रूफ कोर्स, थर्ड मिड लेवल ऑफ फाउंडेशन, फोर्थ टॉप ऑफ द प्लिंथ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्राउंड फ्लोर लेवल। सो जो प्लिंथ एरिया होता है किसी भी बिल्डिंग का वो जनरली मेजर किया जाता है ग्राउंड फ्लोर लेवल से। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से है। प्लिंथ एरिया अबव द ग्राउंड फ्लोर लेवल जितना भी आपका सरफेस होता है ऑक्यूपाई किया जाता है वो होता है प्लिंथ एरिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Next question, in the plastering of surfaces with 3 coats, the second coat of plaster applied is also known as dash. First undercoat, second rendering coat, third setting coat, fourth floating coat. So इसका correct answer है option number 4, floating coat. So जो 3 coats अप्लाई किए जाते हैं उसमें जो second coat होता है वो होता है floating coat. First coat होता है आपका rendering या scratch coat, second होता है floating coat, थर्ड जो कोट हम देते हैं फाइनल वो होता है फिनिशिंग कोट। फर्स्ट कोट में हम स्क्रैचिंग करते हैं ताकि एक रफ सरफेस ऑब्टेन हो पाए ताकि उसमें जो नेक्स्ट कोट है वो अच्छे से एडहेयर हो पाए। सेकेंड जो होता है फ्लोटिंग कोट, इसमें हम एक लेवल और स्मूथ सरफेस बनाते हैं ताकि जो प्लास्टर है वो फ्री रहे इम्परफेक्शन से। थर्ड जो कोट होता है फिनिशिंग कोट, जिसमें हम फाइनल सरफेस फिनिश देते हैं ताकि एक स्मूथ और पॉलिश्ड लुक ऑब्टेन हो पाए पेंटिंग के लिए और वॉलपेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिमेट्रिकल टी सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस? फर्स्ट, कंसिडर ओनली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लैंज एज इट डोमिनेट्स द शेप. सेकेंड, assume it behaves as a solid rectangular section of the same overall dimension. Third, use the perpendicular axis theorem directly. Fourth, use the parallel axis theorem to sum the moments of inertia of the flange and web. So moment of inertia हम कैसे फाइंड करते हैं टी सेक्शन के लिए? इस तरीके से हम अलग अलग कर लेंगे फ्लैंज को और वेब को। ये आपका फ्लैंज है और ये वेब है, उसको अलग अलग करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू सम द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लैंज एंड वेब. So option 4 is the correct answer. Next question, the sewerage system in which the society waste is carried in buckets or carts is called? First, hygienic system. Second, water carriage system. Third, conservancy system. Fourth, bucket system. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंजर्वेंसी सिस्टम. ये पुराना ओल्ड एज सिस्टम है जिसमें वेस्ट को हम बकेट्स में कैरी करते हैं या कार्ट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, the contract in which the contractor needs to complete the work within a fixed sum and fixed time irrespective of the qualities of different item is? First, fixed contract. Second, lump sum contract. Third, item rate contract. Fourth, schedule contract. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट. लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर एक काम को कंप्लीट करता है एक फिक्स्ड समय में और एक फिक्स्ड अमाउंट में, और इसमें क्वालिटी क्या होगी प्रोडक्ट की वो फिक्स्ड नहीं होती, मीन्स क्वालिटी कैसी भी हो सकती है. और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आइटम का पर्टिकुलर रेट लिया जाता है, मीन्स ब्रिक वर्क का इतना, वुड वर्क का इतना. सो पर्टिकुलर आइटम के लिए जो रेट फिक्स किया जाता है वो होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज विच टाइप ऑफ इंटरचेंजेस अंडर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन? फर्स्ट, फुल कवरेज लीफ. सेकेंड, रोटरी. थर्ड, पार्शियल कवरेज लीफ. फोर्थ, डायमंड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुल कवरेज लीफ. सो देखो यहाँ पे चारों जगह से इंटरचेंजेस आ रहे हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में. सो ये फुल कवरेज लीफ होता है. जब ये और ये नहीं होंगे, मीन्स सिर्फ ये और ये होगा, तब वो कहलाएगा पार्शियल कवरेज लीफ. सो यहाँ पे ये लीफ शेप है जो कि 4 साइड से है. सो ये हो गया फुल कवरेज लीफ. Next question, the moment of resistance MR in a beam is defined as? First, the internal moment developed due to bending stress. Second, the product of shear force and bending moment. Third, the sum of shear forces in the beam. So moment of resistance क्या होता है, जो internal moment develop होता है bending stress की वजह से वो कहलाता है moment of resistance. मीन्स कोई भी बीम कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से. सो इंटरनली जो मोमेंट डेवलप होता है वो कहलाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर.
Next question. According to IS 456-2000, the maximum compressive strain in concrete under axial loading at the limit state of collapse is specified as dash. First 0.002, second 0.0015, third 0.0025, fourth 0.003. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.002. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है IS 456-2000 में जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट में हो सकती है वो इतनी होती है, मींस 0.002 होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फिश प्लेट इन रेल जॉइंट? फर्स्ट, टू रिड्यूस क्रैक कर्वेचर. सेकेंड, टू प्रोवाइड बेटर ट्रक ड्रेनेज. थर्ड, टू ज्वाइन टू रेल्स टुगेदर. फोर्थ, टू होल्ड द स्लीपर्स टुगेदर. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टू ज्वाइन टू रेल्स टुगेदर. सो ये आपकी दो रेल्स की पट्टी हो गई, राइट. सो इनको जो आपस में ज्वाइन करती है ये होती है फिश प्लेट. सो इसका पर्पस यही होता है, टू ज्वाइन टू रेल्स टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC रेंज फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल एज पर IS 2720 पार्ट 8 1983? फर्स्ट 10 to 14%, सेकेंड 12 to 16%, थर्ड 8 to 12%, फोर्थ 15 to 20%. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 to 16%. जो OMC रेंज होती है कोहेसिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए वो इतनी होनी चाहिए, मींस 12 to 16%. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द IS कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फायर पॉइंट टेस्ट कंडक्टेड ऑन बिटुमेन ऑल्सो नोन एज? फर्स्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, सेकेंड पेनिट्रेशन टेस्ट, थर्ड पेंस्की-मार्टन टेस्ट, फोर्थ फ्लैश पॉइंट टेस्ट. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेंस्की-मार्टन टेस्ट. इसको हम पेंस्की-मार्टन क्लोज कप टेस्ट और क्लीवेंट ओपन कप टेस्ट भी बोलते हैं. इस टेस्ट में लोएस्ट टेम्परेचर हम देखते हैं जिसमें बिटुमेन इग्नाइट होगा और कंटिन्यूसली बर्न करेगा, टिपिकली 5 सेकेंड के लिए जब हम उसको फ्लेम से एक्सपोज कराते हैं. जिस लोएस्ट टेम्परेचर में बिटुमेन बर्न होने लगेगा 5 सेकेंड तक के लिए वो कहलाता है फायर पॉइंट. इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.